तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पांचवा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका कि परासरण की क्या परिभाषा है। ठीक है। परासरण की परिभाषा इस पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो सेमी इम्पेरिएबल कला होता है अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता। नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन या सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ से लो सांद्रता की तरफ ये जाता है। ठीक है। लेकिन ये उल्टा होता है। ठीक है। तो इसको जो हम लोग परासरण बोलते हैं, परासरण में क्या होता है, कोई एक बीच में झिल्ली रहती है, इम्परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होने लगता है, लो सांद्रण से कम लो सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ वो चीज़ें जाने लगती है। ठीक है। उसको हम लोग परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑस्मोसिस। तो आपने देखे होंगे जो आर होता है इसी पे वर्क करता है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ होती है। ठीक है। अब दूसरे नंबर का हम लोग आंसर देख लेते हैं। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि अब क्या कारण है जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाती है, तो उसमें आंसर है कि जल जो है बाह्य पराशर द्वारा बाहर निकलता रहता है। ठीक है। तो यही बात है। देखिए इसमें, देखिए अधिक लवण है तो हाई कंसंट्रेशन है, अब इसमें लो कंसंट्रेशन आ जा रहा है तो जल जो है वो बाहर निकल जा रहा है और कंसंट्रेशन एक जगह। तो इससे क्या होता है कि अब देखेंगे जल भी प्योरीफाई हो जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में ऐसे ही होता है। यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है और जब यह विलयन में सब रख दी जाती है तो ऐसा विलयन होता है। ठीक है। ये बोल रहा है कि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है और जब यह विलयन में सब रख दी जाती है तो ऐसा विलयन होता है। इसको हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। चौथा देख लेते हैं, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो जब एक कोशिका आयतन में बढ़ती है और रखी जाती है तो वो क्या होता है, एक अल्प प्रसारी विलयन में। ठीक है। अल्प परासरी विलयन में। ठीक है। बीज फूलते हैं जब यह जल में रखे जाते हैं। ठीक है। तो किसके कारण बीज फूलते हैं, जब रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। ठीक। देखेंगे ना चना वगैरह वगैरह फूल जाता है। लकड़ी में बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना, देखिए लकड़ी भी फूल जाती है ना जब बारिश वगैरह होती है, तो इसमें भी सेम चीज होती है अंतः शोषण के कारण। ठीक है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है। जब उर्वरक का अधिक मात्रा में आप प्रयोग कर देंगे तो जाहिर सी बात है एक लिमिट तक ही करना है आपको, तो वो मर जाते हैं। ठीक है। उसका वजह क्या होता है, वाह्य परासरण के कारण। ठीक है। इसका आंसर है वाह्य परासरण। और पौधों में जल का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे फूड जाता है, फॉसे फूड या खाना भोजन बोल सकते हैं, और जाइलम जो है इसकी तरफ पानी जाता है। भूमि में जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ठीक है। तो ये होता है कोशिकी जल होता है। ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक। इसमें आप देखेंगे माइक्रो, माइक्रो भी होते हैं कुछ और कुछ मैक्रो होते हैं। ठीक है। दो तरह की हमको पोषण की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्व। तो उसमें आप 16 आते हैं। ठीक है। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इस तरह से होता है ना, इस तरह। फूल गोभी में विटल रोग, विपटियल रोग। ठीक है, विपटियल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत पूछता है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये होता है जिंक की वजह से। ठीक है, जस्ता की वजह से। पत्तियों में हरी महीनता किसकी कमी की वजह से होती है। अब पत्तियों में पूछ रहा है कि हरी महीनता किसकी वजह से होती है, तो ये मैग्नीज की वजह से होती है। ठीक। मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीज तो जमीन को बोलते हैं, मैग्नीशियम। ठीक। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है। ठीक। तो वाष्पोत्सर्जन होता है, आप देखते होंगे इसमें क्या आप देखेंगे कि इसको जल हानि बोलते हैं, मतलब सूख रहा है ना, जल हानि हो रही है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प बन के पानी सब जा रहा है। ठीक है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। ठीक है। तो आप देखे होंगे कि जब होता है, जब ये अ, वाष्पोत्सर्जन होता है तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉप्स बन जाते हैं पेड़ के ऊपर। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बिंदु स्राव बोलते हैं। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन में होता है तो वाटर तो लॉस होता ही है। ठीक है। तो इसमें आप दिखा रहा है कि पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, वही चीज़ बोल रहा है। 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। अब एक यंत्र होता है जो उसके कितना भाप वो उत्सर्जित कर रहा है उसको मापता है।
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोटोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर तो आप देखेंगे कि हाइग्रोमीटर जो है नमी वगैरह जानने के लिए किया यूज किया जाता है, ठीक है। क्रेस्कोमीटर और क्लाइनोमीटर भी, इसका भी यूज आएगा आगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो जाहिर सी बात है पत्ती में होती है, ठीक है। नहीं सॉरी, पूरे पौधे में होती है, मतलब पौधे में भी हो रहा है, तने से भी हो रहा है, हर जगह से हो रहा है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन है ना, वेपोराइजेशन पानी का तो होगा ही, ठीक है। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा होती है। तो आप देखिए, अब ऐसा कंडीशन आता है जिसमें आप देखेंगे नमी नहीं रहेगी, नमी नमी नहीं रहेगी, तो वो नमी को पूरा करना चाहिए, ठीक है। अब हाई ह्यूमिडिटी रहेगा तो नहीं होगा, और ऊंचा तापमान, तापमान ज़्यादा रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन, वेपराइजेशन होगा ही, ठीक है। पत्तियों में दो मुख्य कार्य होते हैं, पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, तो वो दो कार्य होते हैं, दो, एक होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण ही उसी से करता है, और वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे मैंने देखा, ये देखिए, मैंने यहाँ पे जब ये पूरे बोला था ना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो मैं पत्ती इसीलिए होता है कि सबसे ज़्यादा इसी यहीं से होता है, लेकिन वैसे अगर देखेंगे ओवरऑल तो सब में होता है, ठीक है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में एक इनका इसका तापमान कम कर सकती है, तो वाष्पोत्सर्जन ही कम करता है, आप देखेंगे, क्योंकि वेपराइज हो जाएगा तो नीचे वाली चीज़ें जो ठंडी हो जाएंगी, जो हीट जो वाटर लेकर के निकल जाएगा तो नीचे की चीज़ें ठंडी तो होंगी, ठीक है। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ठीक है। अब ये वहीं पे हम लोग आ गए, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन और पानी छोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, अब क्या जरूरत होती है जिसकी वजह से आपको प्रकाश संश्लेषण हो, ठीक है। तो आप देखेंगे जल तो चाहिए ही, पर हरित चाहिए, जो ग्रीन कलर का आपको, जो ग्रीन कलर होता है उस वो जरूरी होता है, और धूप, प्रकाश तो चाहिए चाहिए, इसका नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, तो धूप से चाहिए, तो इसमें इसीलिए दिया है सभी होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है, 24 ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। इसी की वजह से तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए तो बोलते हैं पेड़ वगैरह लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, ये भी ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है। O2 निकलता है ना, उपयोग नहीं होता, निकलता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये ठीक है। तो आप ऐसे ही अगर देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों तो ऊपर वाले सही है, दोनों एक, कोई एक ही होगा सही, उसमें देखिए उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब 26 नंबर देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। अब इसी तरह से डीप में क्वेश्चन जाता है, ठीक। सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, पहले क्या उत्तेजना उसमें उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पहला चरण ये होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, ठीक है। किस रंग में, आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की ज़्यादा होती है तो लाल रंग के प्रकाश, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है, तो जब लाल में सबसे ज़्यादा होती है, विग्रियल होता है ना, VIGYOR, अगर इसमें ज़्यादा हो रही तो सबसे कम इसमें होगी, बैगनी में होगी, ठीक है। हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक है। तो हरे रंग का जो पदार्थ है वो पौधे में होता है, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्लोरोफिल ही तो है, क्लोरोफिल यही तो होता है जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन और रात्रि, रात और दिन, तो ये केवल दिन में होगा क्योंकि इसको धूप चाहिए, ठीक है, इसलिए केवल दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, इसके लिए CO2 गैस आवश्यक है, यही लेता है ना, CO2 से ही तो बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया यही वही होती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिसको, फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, प्रकाश संश्लेषण वैसे हिंदी नहीं है, अब इंग्लिश में लिख दिया तो आप लड़ाई थोड़ी ना लड़ने जाएंगे, आपको पता रहना चाहिए, इसीलिए कुछ जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है वो हमको पता है, कौन सा पारफिरन होता है, रेन होता है, नहीं है पारफिरन, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, Mg। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ चलेगा, तो लाल जिसमें होगा उसमें तो सबसे ज़्यादा चलेगा ही, तो लाल इसी में आ रहा है तो लाल इसमें होगा, और नीले में भी होता है, ठीक है, VIG विग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो ब्लू और रेड में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण में आप देखेंगे कि लास्ट में क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ठीक है, इसमें आप देखेंगे प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा ही तो CO2 वगैरह ये सब रासायनिक ही तो है, रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में ही निकलता है। ठीक है, 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर में आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में पर्ण रहित की भूमिका होती है। ये क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसमें अवशोषण किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को, यही तो लेते हैं, CO2 से ही तो वो बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे का कौन सा गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सा गैस बनता है? ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन नहीं बनता। 41 ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है आती है कहाँ से? आती है जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये जो है पौधे के कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हरा रंग होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ठीक है, प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज बनता है इसमें। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। अब ये उसका एक तरह से उल्टा है, श्वसन। अब ये आदमी श्वसन करता है तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज और जो फैट है वो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्ति मिलती है। ठीक, श्वसन को माप करने का कौन सा यंत्र है? तो रेस्पिरोमीटर। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है श्वास लेना, तो उसी से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं, रेस्पिरोमीटर होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो वो जब हम लोग मुक्त करते हैं, जब पौधे लेते हैं और हम लोग मुक्त करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत श्वसन, श्वसन जो होगा ना, तो इसमें आपको 46 का आप कहोगे श्वसन। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि रात में देखिए वो चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है, तो वो क्या है कि फिर CO2 वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो वहाँ पे CO2 का मात्रा ज़्यादा रहता है, इसीलिए आपको नहीं सोना चाहिए। ठीक, एटीपी, एटीपी क्या होता है? ये एनर्जी का एक यूनिट टाइप का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी होता है, एनर्जी का एक यूनिट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी का मतलब ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, अनाक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। इसको बोलते हैं ना ऑक्सीजन रहित, जो ऑक्सीजेशन होगा तो उसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा, और ये जो है यही तो शराब होता है, एथिल अल्कोहल ही तो शराब होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब ऑक्सीजन रहेगा तो फिर CO2 और जल मिलेगा। जैसे कोई भी मान लीजिए कुछ है, इसको ऑक्सीजन से मिलेगा तो CO2 और H2O ही तो बनेगा, तो CO2 और जल होंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं देंगे, पार्शियल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो आपको ये OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ही एथिल अल्कोहल बोलते हैं। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों? तो बहुत ज़्यादा नीचे, क्योंकि इनको यहाँ पे वायु नहीं मिल पाती। ठीक है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। अब कोशिका जो होती है उसके पीछे कहाँ पे श्वसन होता है? तो ये आप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसी को पावर हाउस बोला जाता है ना। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो होता है पायरुविक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब हार्मोन वगैरह की बात कर लेते हैं, कौन से, जिसमें बहुत सारे। तो इंसुलिन आप देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन नहीं होता। इंसुलिन क्या होता है? ये साइटोकिनिन होता, काइनिन होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन ये होता है आपका हार्मोन। ठीक है, पादप है। इंसुलिन वगैरह तो हम लोग मतलब आदमी लोग यूज़ करते हैं हार्मोन। ठीक है, 2,4-D क्या है? तो ये है खरपतवारनाशी। एक ऐसे ही कुछ केमिकल जो खरपतवार होता है उसका इस तरह से नाम बनाया है, कुछ कोड टाइप का है, तो ये आपको ऐसे ही याद कर लेता है। हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एक विशेष रूप से कार्बनिक की लघु मात्रा में वृद्धि और उपचार, ये तो सही है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि
लघु मात्रा में ही तो ये जो है हार्मोनल चेंजेस वगैरह कराते हैं, ठीक है। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, हाँ ये भी ठीक है। कहीं वृद्धि नियंत्रण करते हैं, कहीं वृद्धि कराते हैं, अलग अलग इनके काम है। जैसा अलग अलग हार्मोन भी होते हैं, इनका प्रभाव विभिन्न सांद्रता विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, ये भी बात हो गई। तो सारे कथन सही, ठीक। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल ये ऑक्सीन है, ठीक है। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है। अब जो ऑक्सीन ये है आपका इंडोल एसिटिक, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें देखेंगे इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। कुल मिला जाएगा इसमें सारा सही है। जैसे खरपतवार नष्ट करता है, पत्तियों का विगलन रोकता है, ठीक है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? अनिषेक फल, ठीक है। तो ऑक्सीन, ठीक है। ये ऑक्सीन जो है छिड़काव है। ऑक्सीन आप देखेंगे कि ये वृद्धि वगैरह कराता है, ठीक है। और ये आपका हार्मोन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं ना, जो उसके उसके हिसाब से उसको बिहेवियर उसका करता है, ठीक है। तो वो क्या है? ऑक्सीन है, ठीक है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पे ये विभाजन हो रहा है। ऑक्सीन तो वृद्धि करा रहा था, अब यहाँ पे विभाजन होता है, इसको साइटोकाइनिन बोलते हैं। 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विघलन में मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ए बी सी सिसिक एसिड, ए बी सिसिक एसिड, ठीक है। 62 नंबर। और एक और एक दूसरा हार्मोन है जो पकाता कौन है? तो ये एथिलीन पकाता, ठीक है। देखेंगे आप, आर्टिफिशियली लोग एथिलीन डाल करके बहुत सारे फलों को पकाते हैं, ठीक है। कार्बाइड से भी पकाया जाता है। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है। तो ऑक्सीन। वही ना, प्रकाशनुवर्ती का मतलब है कि फूल जो जैसे सूरजमुखी बोलते हैं, वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ लाइट जाता है उधर तो, और जिधर लाइट रहती है उधर ही उसका मुंह रहता है, तो उसी को बोल रहे हैं, तो ऑक्सीन ही होता है। पादप वृद्धि में हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? ठीक है। तो ये कवक से निकाले जाते हैं, ठीक है। कवक का मतलब होता है फंगी। 66 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार मारक है? ठीक। तो अभी हमने बात की थी 2,4-D, खरपतवार नाशी था ना, ऊपर में बात हुई अभी। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक जगदीश जगदीश का है, जेसी बोस हैं, यहाँ पे इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो, वो क्या करता था, पौधे बढ़ते तो हमको पता नहीं चलता ना, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता था, पौधों को बढ़ाने के लिए वो मेजर करता था, ठीक है। तो इसमें इनका काफी नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किस पेड़ में अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? ठीक है। तो यूकलिप्टस, ये देखते हैं पूरा ग्राउंड वाटर ले लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको रिजर्ट, मतलब ये जमीन को बंजर बना देता है, ये बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो अब वही जो अपने जेसी बोस साहब ने जो वो खोजा था, वही ये काम करता है, वृद्धि को मापने के लिए करता है, ठीक है। अब पौधों में वृद्धि होती है, ठीक है। पौधों में वृद्धि आप देखेंगे जीवन पर्यंत होती रहती है, ठीक है। जैसे हम लोग आदमी में एक समय तक ही होता है ना फिक्स, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है, जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। समय व आकार के संबंध में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने के लिए यस आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिग्माइड वक्र, ठीक है। ये जो है समय और आकार के संदर्भ में वृद्धि जो है मापी जाती है, उसको एक ग्राफ बनाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, सिग्माइड वक्र। पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो है ही, ठीक है। इसमें सोडियम नहीं है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस भी है। सोडियम मतलब लंबाई वृद्धि के लिए इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप 73 देख सकते हैं। पौधों की वृद्धि में की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है। पौधों में वृद्धि जो है वो प्रकाश उद्दीपन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हाइलोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। हेलियो, हेलियो आप देखेंगे, हेलियोमीटर होता है ना, जो प्रकाश का तापमान वगैरह नापता है, तो इससे ये जो है प्रकाश से आपको आइडिया लगा सकते हैं, हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है। ये सीधा सीधा आपको रटने वाला क्वेश्चन है। वाह उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। तो ये वाह उद्दीपन से आप देखेंगे कि ये इसकी गति प्राप्त होती है, इसको कंपानुकुचन बोलते हैं, ठीक है। छुई मुई पत्ती जो है में गति होती है, वो किस वजह से होती है? ये भी कंपानुकुचन में होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया 75। अब हम लोग 76 पे चलते हैं।
स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। क्यों मुरझा जाते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये हीलियोट्रोपिज्म हमने बात की थी, ठीक है। किस आधार पर किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो ये है आपका स्पर्शानुवर्तन का, ठीक है। स्पर्श हो रहा है ना, उससे आप आइडिया लगा। सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों में गति होती है, ठीक है। तो ये होती है स्पर्शानुकुंचनी गति से, ठीक है। जड़ें धनात्मक भुयानुवर्तन करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, अधिकांश ज़्यादातर यही करती है, मतलब नॉर्मली पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो मृदा जो है जल को कैसे अवशोषित करती है, कोशिका क्रिया द्वारा ही करती है। आप देखेंगे ऊपर जाता है, ऊपर कैसे कोई पानी चढ़ सकता है, एक कोशिका द्वारा ही होता है, ठीक है। जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि जो का नाइट्रोजन होता है इस फॉर्म में तो ले नहीं पाएगा, इसको हमेशा नाइट्राइट में बनाना पड़ता है, तो नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाइट्रेट। और फिर जो जब बन जाता है तो वापस अगर उसको करना है, नाइट्रोजन में परिवर्तित करना है, तो फिर उसको आपको अमोनिफिकेशन बोलते हैं, उसको अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में ही जो है पौधे जो है वो ले पाते हैं, तो इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और जब उल्टा होता है तो उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। पौधों में पत्ते पर पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों के नाम क्या होता है, ठीक है। इसको रंध्र बोलते हैं, रंध्र, ठीक है। बौने पौधों किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, ठीक है। तो अब साइटोकाइनिन जो है इसकी वजह से किया जा सकता है, ठीक है। पशुओं में हीमोग्लोबिन की सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, ठीक है। ये होता है क्लोरोफिल। तो ये पशुओं का हीमोग्लोबिन है, तो अब हीमोग्लोबिन पौधों में तो मिलेगा नहीं, पौधों के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, ये आप ले सकते हैं। तो 5वां चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। ये इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। बात के लिए भी इस वीडियो को रिवीजन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजीज़ की बात करेंगे, ठीक है। प्लांट डिजीज़ के बारे में, इससे में काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है, और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो ये वीडियो आपको सीरीज एक वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है आप ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू।